आज का जो टॉपिक हमने कहा था कि हम एक्सपायरी पे बात करेंगे। ठीक, काफ़ी सारे जो लोग नए हैं उनको मालूम होना चाहिए कि अगर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फार्मा ट्रेड को लेके ही चल रहा है और स्टॉकिस्ट लेवल पे ही हम अभी तक ट्रेडिंग कर रहे हैं। और अगर फार्मा सेक्टर की बात करें तो इसमें जो है हर प्रोडक्ट पे बैच मेंशन होता है और बैच वाइज़ जो है आपकी एक्सपायरी मेंशन होती है। तो एक्सपायरी डेट जो है वो कंपल्सरी है फार्मा में। तो अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो हमें ये भी ट्रैक रखना है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो नियर एक्सपायर्ड आ गया है और या जो एक्सपायर हो गया है उसका भी मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि एज़ पर ड्रग रूल हम एक्सपायर्ड आइटम जो है वो नहीं दे सकते कस्टमर को। फार्मा सेक्टर की बात कर रहे थे तो फार्मा सेक्टर में जो स्टॉक आप मेंटेन करते हैं उसमें एक्सपायरी डेट मेंशन होती है। तो हमें जो है एक्सपायरी भी मतलब हमारा जो स्टॉक है हमें ये मेंटेन करना है कि कौन-सा हमारा नियर एक्सपायरी स्टॉक आ गया है ना? तो उसके बारे में भी हमें पहले से पता होना चाहिए। और अगर गुड्स एक्सपायर्ड हो गया है तो उसको एज़ पर ड्रग रूल हमें सेपरेट करना है सेलेबल स्टॉक से और उनको वापस कंपनी को भेजना है, या अगर रिटेलर्स हैं तो अ, रिटेलर भी जो एक्सपायर्ड आइटम है वो या नियर एक्सपायर्ड है वो पेशेंट को नहीं दे सकता है। तो रिटेलर्स के पास भी ये समस्या रहती है कि ठीक है, मुझे नियर एक्सपायरी गुड्स जो है उसका लिस्ट मिल जाए और उसको वो आगे स्टॉकिस्ट को वापस भेज सके। तो सबसे पहले बात करेंगे एक्सपायरी रिपोर्ट की। तो इसके लिए जो है रिपोर्ट के अंदर सेल्स में एक्सपायरी रिपोर्ट है, ठीक है? यहाँ से आप जो है पर्टिकुलर पीरियड का एक्सपायरी बैच वाइज़ एक्सपायरी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। तो जैसे फ्रॉम और टू दिया है, तो टू में आप ये मान के चलें कि जो 3 मंथ्स को हम नियर एक्सपायरी मानते हैं, 90 डेज़ के अंदर जो आइटम एक्सपायर्ड होने वाले हैं, तो वो जनरली स्टॉकिस्ट आगे सेल आउट नहीं करते, तो या आगे जिस भी महीने की आपको डाल करनी है, तो वो आप पहले से ही चेक कर सकते हैं कि भाई 3 मंथ्स का एक्सपायरी गुड्स है, वो नियर एक्सपायरी है, तो उसको हम सेल तो करेंगे नहीं, तो उसको हम पहले ही सेपरेट करके छाँट लेते हैं और उसको सप्लायर को वापस कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं 30 नोट डाल रहा हूँ और ये सिलेक्शन है सारे, सिलेक्टेड ये कंपनी का निकालना है या इस तरह से, है ना? सप्लायर वाइज़, तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ टिक कर दिया मुझे क्या रेट चाहिए। तो अगर मैं प्रिंट किया तो मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है, हो सकता है इस डाटा में नहीं है, तो मैंने आगे जो है इसका डेट इंक्रीज़ कर दिया कि मैं जो हूँ 30 से 21 का निकाल के देखता हूँ। तो मेरे सामने 2 प्रोडक्ट आ रहे हैं। क्या बात! मेरे पास जो डेटा है इसमें नहीं है। लॉन्ग एक्सपायरी डाल के देखता हूँ। लॉन्ग एक्सपायरी आपको एग्ज़ाम्पल के लिए डाल के दे रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने ये डाला कि मेरे पास ये स्टॉक आ गया है। ये प्रोडक्ट जो है, ये बैच नंबर, इसका एक्सपायरी डेट ये है और इसका इंडेक्स भी जो है, जो पहले एक्सपायर होगा वो ऊपर रहेगा। क्या स्टॉक क्वांटिटी है और क्या उसका प्राइस है, क्या वैल्यू है और किस सप्लायर से आया और किस इनवॉइस पे हमने इसको खरीदा था। तो ये रिपोर्ट आप निकाल लेंगे। इस रिपोर्ट को निकालने के बाद आप क्या करेंगे कि इसका जो भी स्टॉक फिज़िकल है उसको हम अलग से काउंट करा लेंगे, ठीक? अब ये स्टॉक जो है वो मेरे सिस्टम के अंदर है। अभी ये स्टॉक मेरे जो सेलेबल गुड्स है, मतलब जो स्टॉक मेरा है जिसको हम सेल आउट कर रहे हैं या बिलिंग कर रहे हैं, उसी स्टॉक में इंक्लूड है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस स्टॉक को मुझे सिस्टम से अलग करना है, मतलब उसको एक स्क्रैप स्टॉक या नॉन सेलेबल स्टॉक में ट्रांसफर करना है। तो उसके लिए हम एक एंट्री पास करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि अब हम इन्वेंटरी में गए, फिजिकल स्टॉक स्टॉक ट्रांसफर में, ठीक है? तो यहाँ पर आपका पास ऑप्शन है सेलेबल टू नॉन सेलेबल। मतलब अगर हमने सॉफ्टवेयर में देखेंगे कि 2 टाइप के स्टॉक मेंटेन करते हैं, सेलेबल जिनको हम बेच सकते हैं और नॉन सेलेबल जिनको हम बेच नहीं सकते हैं। प्रोडक्ट को हम बेच नहीं सकते हैं कि जो नियर एक्सपायर्ड हो या एक्सपायर्ड हो गया हो या ब्रेकेज हो गया हो, कि मतलब अगर आप अ, जो गुड्स है उसको आप निकाल रहे हैं या डिस्पैच के लिए, या जब आपको रिसीव हुआ वो डैमेज हो गया, गिर के टूट गया है ना? तो वो डैमेज स्टॉक हो गया, तो वो आपका नॉन सेलेबल हो गया। तो ऐसे स्टॉक को हम क्या करेंगे, अपने सेलेबल से हटा देंगे, ताकि ऑन स्क्रीन पे जब हम बिलिंग कर रहे हैं तो हमें बार-बार वो स्टॉक शो ना हो और कोई ऑपरेटर गलती से उसको
बिल ना कर दे ब्रेकेज आइटम को, तो वो स्टॉक हम पहले अलग कर लेंगे। तो उसके लिए सेलेबल टू नॉन सेलेबल में जाएंगे, एंट्री नंबर बना गया, डेट आ गया। अब यहाँ पे एक 3 ऑप्शन हमारे पास आ गए। मैनुअल, मैनुअल पे जाते हैं, तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट को बताऊंगा ये आइटम मेरा एक्सपायर्ड हो गया या ब्रेकेज हो गया है। और यहाँ पर अगर हम मैनुअली सिलेक्ट करेंगे कि अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट जो है 32 पीस था, ठीक है, और इसमें से इस बैच के मेरे पास 2 पीस जो हैं वो टूट गए हैं, ब्रेकेज हो गया, सिरप का बोतल था, गिर गया, टूट गया, राइट। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह से 7 पीस इसमें से, तो ये जो स्टॉक है मैंने सेव किया, तो ये मेरा सेलेबल से नॉन सेलेबल में ट्रांसफर हो गया। इसका हम प्रिंट आउट भी कर सकते हैं कि ये गुड्स अभी आप जो है अपने जहां पर भी आपने स्टॉक रखा है उसको वहां से अलग कर दीजिए। ठीक है, एक मेथड तो ये होगा कि हमने मैनुअल एंट्री कर दिया कि हमारे पास जो स्टॉक ब्रेकेज हो गया उसको हम कैसे हटाएंगे अपने सेलेबल गुड्स से। इसके बाद दूसरा ये है कि सिलेक्टेड ऑप्शन में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पर वही है जैसे हमने एक्सपायरी डेट डाल के रिपोर्ट निकाली थी, तो यहाँ पर भी वही ऑप्शन है कि अगर आप यहाँ पे जनरली लोग 3 महीने का डाल के चलते हैं, तो अगर या करंट मंथ का भी आप डालेंगे अप्रैल में, तो जो आइटम एक्सपायर्ड होने वाले होंगे वो आप यहाँ पे डेट डालेंगे तो वो प्रोडक्ट सारे यहाँ पे लोड कर देगा। 30 अप्रैल में मेरे पास जो स्टॉक है वो नहीं शो हो रहा है, पर मैं आगे का आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर हम यहाँ पर वही है, सिर्फ सिलेक्टेड कंपनी भी कर सकते हैं और सिलेक्टेड सप्लायर भी। ये सप्लायर वहां से चूज करेगा कि जहां पर आपके बैच के अंदर जो मैंने दिखाया था कि आपका सप्लायर होता है पर्टिकुलर, वो किस सप्लायर से आपने परचेज किया था, तो आप सप्लायर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसको अगर मैं प्रोसेस करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर में जो स्टॉक मेरा जून 22 तक एक्सपायर होने वाला था वो सारा आपका यहाँ पे ऑटो लोड हो गया। ठीक है, तो आपको एक एक मैनुअल एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है। काफी अच्छा फीचर है। सेव करेंगे, तो ये जो इतनी क्वांटिटी है, जैसे अबाना टेबलेट की 5 क्वांटिटी है, तो ये मेरे स्टॉक से यहाँ से हट गई है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, कंट्रोल आई करते हैं, तो आपके सामने प्रोडक्ट लिस्ट आती है। ठीक है, अबाना टेबलेट, तो मेरे पास स्टॉक 0 दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर ओपन करूंगा, तो डेट वाइज मैं इसका वो देख सकता हूँ इन और आउट मेरा कहाँ पर है। और ये जो है, मैं जैसे इसको यहाँ पर प्रिंट करता हूँ, तो मुझे उसका इन और आउट शो हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे दिखा रहा है कि मेरा सेलेबल टू नॉन ब्रेकेज एक्सपायरी में 5 पीस ट्रांसफर हो गए। ठीक है, तो ये स्टॉक मेरे पास ये था, इसके बाद मैं इसको सेल आउट किया, जितना पीस था ये मेरा एक्सपायर हो गया, तो मैंने एंट्री ट्रांसफर कर दी, तो स्टॉक मेरे यहाँ पे 0 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये आप ये चेक कर सकते हैं। तो ये स्टॉक मेरा यहाँ से अब चला गया। अब मेरे पास एक्सपायरी जो स्टॉक है, मतलब नॉन सेलेबल है, वो स्टॉक मेरे पास आ चुका है जो मेरे यहाँ पर ब्रेकेज हुआ था या एक्सपायर हुआ था। स्टॉक ट्रांसफर पे दे, सेलेबल टू नॉन सेलेबल। 2 एंट्री मैंने आपको बता दी है। तीसरा ऑप्शन है आपका एंट्री का। अब इसमें हमें क्या करना है कि अगर कोई ऐसा परचेज लिस्ट है, मतलब आपने गुड्स परचेज किया और आप उसकी एंट्री कर चुके हैं, ठीक है, और वो डैमेज हो जाता है, तो उसको डैमेज की एंट्री में ट्रांसफर करने के लिए ऑप्शन बनाया गया है। तो आप परचेज रेट पे आपको ट्रांसफर करना है, और यहाँ पर स्टॉक रिसीव से या जैसे भी आपको, कई बार क्या होता है ना कि जैसे 2 ब्रांच है आपकी, अब एक ब्रांच ने परचेज आप इस ब्रांच के अंदर ही सारी करते हैं, ठीक है, और दूसरी ब्रांच के अंदर आप परचेज नहीं करते, आपने यहाँ से क्या करा कि स्टॉक इशू कर दिया दूसरी ब्रांच को। अब उस ब्रांच के अंदर कोई भी ब्रेकेज हुआ तो वो वापस आपको स्टॉक वापस बेच देते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर वो ब्रेकेज भी वो स्टॉक इशू से ही वापस आपको भेजेंगे। तो वो अपने स्टॉक रिसीव में अपने पास यहाँ पर रिसीव कर लिया इस ब्रांच में, तो वो एंट्री अब मुझे नॉन सेलेबल में ले जानी है, तो मैं यहाँ से स्टॉक रिसीव से रिसीव करके उसको ब्रेकेज में ले जा सकता हूँ। मेरे पास स्टॉक रिसीव नहीं है, मैं परचेज के अंदर आपको दिखाता हूँ। अगर कोई भी बिल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके अंदर जो मैंने एंट्री करी होती है वो मेरी यहाँ पे लोड हो जाती है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इस कंट्री को सेव करेंगे। ये प्रोडक्ट जो आपका स्टॉक में है ये पूरा आपका नॉन सेलेबल में ट्रांसफर हो जाएगा। तो मैंने बात की थी कि नॉन सेलेबल जो है आपका 2 तरह से मेंटेन होता है। एक पार्ट हमने देख लिया कि
जो हमारे शॉप के अंदर, हमारे गोडाउन के अंदर हुआ है एक्सपायर्ड या ब्रेकेज, तो उसकी एंट्री हमने कर ली है, तो स्टॉक मेरा एक जगह इकट्ठा हो गया। अब जो कस्टमर के पास से मेरे पास वापस आएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ से रिटर्न की एंट्री नॉन सेलेबल से करूंगा। इसमें फिर वही सेम ऑप्शन है जो मैंने सेल रिटर्न में बताया था, कि आपके पास इनवाइस का ऑप्शन भी है और चालान का ऑप्शन भी है। ठीक है, तो दोनों जगह सेम एंट्री है। अगर आप इनवाइस करते हैं तो ये भी आपका क्रेडिट नोट बन रहा है। अब इसके अंदर बहुत से कस्टमर, देखिए अगर मैं सीधी सीधी एंट्री करूंगा तो मेरा ये क्रेडिट नोट वैसे ही बनेगा। इसमें भी रिटर्न बिल नंबर आपको चाहिए, और किस रेट पे करना है। अगर रिटर्न कुछ एक्सपायर्ड जैसे यहाँ पर है एमआरपी लेस, ये सब चीजें हैं, ये एक अलग चीज है कि अगर हमें किस रेट पे रिटर्न करना है। मैंने कहा कि अगर मैं जो है, जो मैंने सेल जिस रेट पे किया था उसी रेट पे मैं वापस ले रहा हूँ, तो इस तरह से अगर मैं एंट्री करता हूँ, और टैक्स भी मैंने वही लिया, सेल्समैन भी लिया, और यहाँ पर जब मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूंगा, ठीक है, तो वापस से फिर वही आएगा कि मैंने उसको कब सेल आउट किया है। और यहाँ पर F1 करके आप बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे। 5 क्वांटिटी दिया था, हो सकता है उसमें से 2 क्वांटिटी इसलिए वापस किया कि वो ब्रेक केस आपका हो गया है। क्लियर। तो अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है कि उसका ब्रेक केस हो गया, तो वो भी कंपनी स्टॉकिस्ट वापस लेगा और कंपनी इसको वापस लेगी। तो ये एंट्री होगी, ये आपका ब्रेक केस में चला गया, और इसका जो है वो क्रेडिट नोट भी बन गया, और ये जीएसटी में भी जाएगा। राइट। अब जो ट्रेंड चलता है कि अगर रिटेलर से हम वापस ले रहे हैं स्टॉक, तो बहुत से कस्टमर कहते हैं कि भैया हमें जो नंबर वन कि पहले उसको अकाउंट्स में लेना है, पर मुझे जीएसटी में नहीं लेना है। एक क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम वापस लेते हैं तो हम तो एमआरपी से लेते हैं, हम टैक्स उसमें लगाते ही नहीं है। अगर टैक्स में नहीं लगाऊंगा, दैट मीन्स मैं उसको जीएसटी में नहीं ले जा सकता। तो इसके लिए लोग चालान का भी यूज करते हैं। पर ये भी है कि मुझे उसको बाद में एडजस्ट भी करना है क्लाइंट को पैसा। राइट। तो जो चालान में काम करते हैं, वो जब उसका नया बिल बनाएंगे तो वहां पर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने वो चालान में ही इशू करते हैं फिर स्टॉक। जैसे मैंने आपको चालान वाले में बताया था कि आप एक्सपायरी वाला चालान भी ले सकते हैं। अब दूसरा मैटर ये है कि अगर मैं सीधा इनवॉइस बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एमआरपी सिलेक्ट किया, और मैंने कहा कि मैं आपसे, हर एक स्टॉकिस्ट का अलग रूल है कि वो कितना परसेंट लेगा, कि भाई मैं एमआरपी से वापस लूंगा एक्सपायरी स्टॉक, और मैं 40% रेट काट के लूंगा। ठीक है, तो वो 40% मैंने यहाँ पे डाल दिया। आप सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि यहाँ पे जो है वो 40% आपका उठाएगा। दूसरी बात मैंने की थी टैक्स की, कि अगर मैं एमआरपी से 40% फ्लैट ले रहा हूँ तो मैं टैक्स लगाऊंगा नहीं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि अगर हम मैं पहले अगर एसजीएसटी जीरो लूंगा तो वो मेरे जीरो वाले टैक्स में चला जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक नया ऑप्शन बनाया है, नॉन जीएसटी टैक्स। ठीक है, जिसके बाद शो नहीं हो रहा होगा, वो लो डिफॉल्ट जाके चला लेगा टैक्स क्लिक करके, तो उसके बाद ये टैक्स टाइप आ जाएगा। तो नॉन जीएसटी टैक्स क्या है कि ये अगर आप सिलेक्ट कर देते हैं तो प्रोडक्ट के अंदर जो भी टैक्स है वो सब सॉफ्टवेयर भूल जाएगा। किसी भी प्रोडक्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें फिर रिटर्न बिल नंबर की जरूरत भी नहीं है। तो 40% सीधा एमआरपी से आ गया। एमआरपी 90 थी तो रेट में भी 90 आ गया, 40% लेस होके मैं उससे स्टॉक वापस ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मैंने सेकंड प्रोडक्ट लिया। ठीक है, तो इस पे कोई भी टैक्स यहाँ पे शो नहीं हुआ। तो इस एंट्री को जब मैं सेव कर रहा हूँ, ये जाके मेरे अकाउंट में एक वाउचर आपका पोस्ट हो जाएगा। वाउचर में आपको दिखा देता हूँ कि वो क्या पोस्ट हुआ है। ठीक है, तो हर एक एंट्री का इन्वेंट्री का, जैसे मैंने बताया था कि अगर आप सेल में जा रहे हैं चालान को छोड़ के, है ना, जैसे इनवाइस है या जितने भी इनवाइस वाले ऑप्शन है, चाहे रिटर्न में है, चाहे सेल रिटर्न में है, परचेज में, परचेज रिटर्न में, परचेज नॉन सेलेबल में, तो ये सारे की वाउचर भी अकाउंट में भी जाते हैं, तो इनकी वाउचर भी एंट्री हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा अकाउंट्स में वाउचर में, तो यहाँ पर भी वाउचर टाइप वही है मेरा। ठीक है, तो सेल रिटर्न है यहाँ पे वो क्रेडिट नोट होगा। तो अगर इसको आप देखेंगे यहाँ पे इस फर्म के अंदर, तो लास्ट वाला मेरा जो है वो 4 नंबर ये 194 का है। अगर मैंने इसको देखा तो इसने क्या किया, तो हमने एक फिक्स लेजर बना दिया ब्रेक केस आउट का।
वो इसके अंदर इस अमाउंट को ले गया। ठीक है, तो इसमें कहीं भी सेल या परचेज इफेक्ट नहीं हुआ और ना ही जीएसटी इफेक्ट हुआ। तो एक तरह से ये जर्नल वाउचर एंट्री हो गई, तो इससे मेरे दोनों काम सेट हो गए। एक तो मैंने उसे एक्सपायरी भी ले लिया और मेरा जीएसटी रिपोर्ट में भी नहीं गया, और नंबर 3 मेरे अकाउंट में भी उसकी एक जर्नल एंट्री आ गई, ताकि मैं उसको आगे बिल में एडजस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये नया ऑप्शन है। अदरवाइज अभी तक लोग क्या करते थे कि यहाँ पर चालान से एंट्री करते थे कस्टमर से रिटर्न लेने के लिए। जो चालान से करना चाहते हैं वो चालान से यहाँ आज भी ले सकते हैं। तो ऑप्शन वही है, बस उसका इफेक्ट ये है कि वो अकाउंट में नहीं जाता है। ठीक है, तो अगर अब मैं देखूंगा तो मेरे पास जो स्टॉक है वो नॉन सेलेबल का इकट्ठा हो गया। अब उसको हम कैसे देखेंगे? अगर आप यहाँ पे इन्वेंट्री में ही स्टॉक रिपोर्ट में क्लोजिंग स्टॉक रिपोर्ट है, अगर आप इसको देखेंगे यहाँ पे आज की डेट में, अब नॉन सेलेबल स्टॉक देखना है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन सेलेबल अगर मैं टिक कर देता हूँ और मुझे ये स्टॉक जो है वो बैच वाइज चाहिए, तो मैंने कहा फर्म वाइज, आइटम वाइज, बैच वाइज मुझे शो होना चाहिए। ठीक, अब उसमें क्या क्या कॉलम टिक करने हैं वो आप आगे यहाँ पे चूज कर सकते हैं कि आपको एक्सपायरी डेट भी चाहिए, बैच नंबर भी चाहिए, जो भी आपको चाहिए। ठीक है, तो वो ऑप्शनल है, वो टिक कर सकते हैं। और इसको अगर मैंने यहाँ पर प्रिंट किया तो मेरे पास जितना सिस्टम के अंदर नॉन सेलेबल स्टॉक है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे A to Z गोल्ड है मेरे पास, ये माइनस में दिखा रहा है, एक्सपायरी डेज दिखा रहा है वो, तो कि इतना दिन माइनस हो गया, पुराना था। इसमें तो मई 21 है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि हाँ इतना दिन इसका भी डेट बचा हुआ है। हो सकता है ये मेरा ब्रेकेज हो गया हो, तो ये मेरा टोटल 100 पीस ये पड़ा हुआ है। तो ये आपको बैच वाइज ये रिपोर्ट आ गई। ठीक है, इतना स्टॉक जो है आपके नॉन सेलेबल में पड़ा हुआ है, ये नॉन सेलेबल की रिपोर्ट आ गई। अब ये स्टॉक जो है मुझे वो जिस कंपनी से रिलेट करता है उस कंपनी को वापस भेजना है, या उस सप्लायर को मुझे वापस भेजना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या है कि आपको परचेज रिटर्न करना है। यहाँ से क्या करेंगे, फिर से वही ऑप्शन आ गया आपके पास। अगर डेबिट नोट रेज करना है तो आप परचेज रिटर्न ब्रेकेज एक्सपायरी का इनवॉइस बनाएंगे। ये इसका भी इफेक्ट वही चीज है कि इन्वेंट्री में भी गया लेकिन नॉन सेलेबल में जाएगा, और अकाउंट में भी वाउचर जाएगा। वापस से फिर वही आ गया, जीएसटी में ले जाना या नहीं ले जाना। लेकिन जब हम कंपनी को वापस करते हैं तो हमें ये नहीं पता कि कंपनी उस स्टॉक का कैसे एंट्री करेगी। ठीक है, अगर आपको क्लियर है कि पुराना प्रीवियस जो हिस्ट्री है, मतलब जो भी आप कंपनी के साथ डीलिंग करते हैं उसके हिसाब से वो चीज आपको क्लियर है कि कैसे उसके साथ एंट्री करनी है। अगर आप यहाँ पे चालान से, जनरली लोग चालान से एंट्री करते हैं कि गुड्स मैंने एक बार वापस यहाँ से पैक करके कंपनी को भेज दिया, क्योंकि उसमें कंपनी के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं कि वो पहले चेक करती है कि हाँ वो जो उन्होंने ब्रेकेज या एक्सपायर्ड गुड्स वापस दिया है वो उनकी जो डीलिंग्स है या कंपनी की जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से वो सही है या नहीं है। मतलब वो 100% जितनी ब्रेकेज आपने भेजी है यहाँ से, जो माल खराब हो गया, टूट गया, उसको वो लेते हैं, क्लेम उसका पास करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं इसकी एंट्री देख लेता हूँ। अब इसमें जो है, अगर हम सप्लायर को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपके पास वही है कि आपको एमआरपी से भेजना है माल या परचेज रेट से भेजना है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर फिर से वही ऑप्शन आ जाता है सिलेक्टेड। अब ये किस लिए है कि भाई मैंने तो कस्टमर से वापस ले लिया गुड्स, ठीक है, नेचुरली ये जो एक्सपायर्ड हो गया वो लूंगा। तो करंट मंथ तक का ये, अगर 30 अप्रैल आप डेट एंटर मारेंगे तो जो मेरे पास स्टॉक पड़ा है नॉन सेलेबल के अंदर, ठीक है, नॉन सेलेबल स्टॉक के अंदर जो हमने रिपोर्ट देखी थी उसके अंदर जो 30 अप्रैल तक का स्टॉक है वो सारा यहाँ पे लोड कर देगा। अगर मुझे मई तक की एक्सपायरी का आगे भेजना है कंपनी को वापस, हो सकता है मैंने अपने पास जो ट्रांसफर है स्टॉक सेलेबल से वो मैंने जून तक का या आगे 3 महीने का या आगे 6 महीने का हटा दिया है, लेकिन कंपनी को मुझे कब तक वापस भेजना है तो वो डेट मुझे यहाँ पर मेंशन करनी है कि किस एक्सपायरी तक का मुझे वापस भेजना है। और यहाँ पर फिर वही है कि ये मुझे पता है कि आयुष के पास कौन कौन सी कंपनी को माल देना है, तो कंपनी सिलेक्शन कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो नॉन सेलेबल की पूरी लिस्ट है, तो सॉफ्टवेयर उसमें से उसी कंपनी का पिक करेगा जो आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, क्योंकि सारी की सारी एक्सपायरी तो मैंने सिस्टम की देख ली रिपोर्ट में, मैं सब एक सप्लायर को तो दूंगा नहीं, है ना। तो आप यहाँ पे कंपनी सिलेक्शन भी कर सकते हैं।
या अदरवाइज आप जो है सप्लायर सिलेक्शन भी कर सकते हैं कि जो बैच या जो स्टॉक इसी सप्लायर से मेरे पास आया हो वही आपका लोड हो। तो ये सप्लायर वाइज भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं ऐसे प्रोसेस करता हूँ तो मेरे पास ये देखिए अप्रैल से पहले वाली एक्सपायरी आइटम थी वो लोड हो गई। जो मैंने मई या जून या आगे की एक्सपायरी जो अपने नॉन सेलेबल में लेके गया था वो स्टॉक मेरे पास यहाँ पे नहीं आया है, राइट। तो इस तरह से ये उतना ही स्टॉक आपका यहाँ पे ऑटो लोड हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या है, एंट्री नंबर ये आपका मैनुअल नंबर है, उससे कोई मतलब नहीं है। और ये एंट्री मैंने सेव कर दी। तो ये क्या हुआ कि स्टॉक जो है मेरा एक चालान की एंट्री बन गई और इसको मैं कंपनी प्रिंट करके निकालूंगा, इतना स्टॉक पैक करा और कंपनी को वापस भेज दिया। तो ये स्टॉक जो है वो मेरा नॉन सेलेबल में से लेस होगा, राइट। तो अभी तक हमने देखा कि जो एक्सपायरी गुड्स है सेल्फ वाला मेरा ट्रांसफर हुआ एक जगह, कस्टमर से वापस आया वो मैंने एंट्री करी, और कंपनी को जो मैंने है चालान के थ्रू वापस यहाँ से भेज दिया है। अब कंपनी जब आपको वापस डेबिट नोट रेज करेगी, है ना, अगर इस गुड्स के अगेंस्ट में कि सर हमने आपका जो है इतना क्लेम पास कर दिया है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, यहाँ पर इनवॉइस में जाके तब वो एंट्री आप पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये इससे बता देगा आपका चालान पेंडिंग है। तो चालान मतलब जिस पे हमने माल वापस किया था, और अगर हम वो सिलेक्ट कर लेते हैं और कौन कौन सा गुड्स का कंपनी ने एडजस्ट करके दिया है, हो सकता है इसमें से कोई आइटम ना हो तो आप वो हटा भी सकते हैं, या जो क्वांटिटी हमने लोड करी है उसमें पार्शली भी हो सकता है। ठीक है, कि हमने 50 क्वांटिटी सिरप की दी थी और उन्होंने कहा कि नहीं जो है वो हमने आपको जो है 40 क्वांटिटी ही एडजस्ट करके दिया है, और किस प्राइस पे दिया है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या उनके जो डेबिट नोट था उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ चेंज करेंगे। अगर आप यहाँ पे उसके जो डेबिट नोट है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैल्यू है वो आप इस तरह से यहाँ पे मैच करेंगे क्वांटिटी और प्राइस में जो उन्होंने मेंशन करके दिया है। अब क्वांटिटी में जो आप चेंज करेंगे वो आपका जो कन्वर्ट हुआ है वो वैल्यू जो है वो वाउचर में इतनी ही जाएगी, लेकिन स्टॉक में तो ऑलरेडी जब आपका चालान आपने इशू किया था तो उसके हिसाब से ही आपका लेस होगा। दैट मीन्स अगर मैंने 50 पीस यहाँ पे इशू किए थे चालान में, तो मेरा नॉन सेलेबल में से A to Z सिर्फ का 50 क्वांटिटी आपका लेस हो गया था नॉन सेलेबल से, और जब मैंने कन्वर्ट किया तो इसको 40 कर दिया, तो दैट मीन्स स्टॉक तो मेरा 50 से ही लेस होगा, और जो वाउचर मैंने जनरेट किया है वो 40 के हिसाब से होगा। तो 10 पीस हमेशा मेरा जो है वो पेंडिंग चालान में शो होता रहेगा। ठीक है, ये मैंने एंट्री यहाँ से सेव कर दी, तो ये एंट्री मेरी अकाउंट और जीएसटी में जाएगी। और वो भी अगर नॉन जीएसटी में लेते हैं तो यहाँ पर भी आप नॉन जीएसटी का वाउचर दे सकते हैं, पर कंपनी में ऐसा मुश्किल है, राइट। ठीक है, महेंद्र जी का क्वेश्चन ये है कि अगर हम सेल रिटर्न एक्सपायरी यहाँ पर ले रहे हैं, राइट, चालान ले रहे हैं या इनवॉइस ले रहे हैं, दोनों चीज सेम है, वो अलग पार्ट है। और यहाँ पर कस्टमर जो है रिटेलर मुझे स्टॉक वापस कर रहा है, मान लीजिए राम मेडिसिन मुझे कोई भी एक प्रोडक्ट वापस कर रहा है और मैं एमआरपी से ही वापस ले रहा हूँ, है ना, और नॉन सेलेबल ही ले रहा हूँ, वो मेरे ऊपर चूज है हम क्या कर रहे हैं। अब उनका क्वेश्चन ये है कि अगर हमने यहाँ पर ये वापस लिया, मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट लिया और मुझे नहीं मालूम कि जैसे मैंने यहाँ पर बैच सेलेक्ट किया, अब मुझे वो पर्टिकुलर बैच मेरे पास हिस्ट्री नहीं आ रही कि मैंने इनको सेल आउट किया है। ठीक है, तो F1 करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे अभी तो हेल्प आ रही है, उस केस में आपके पास हेल्प नहीं आएगी। तो यहाँ पर अगर मैं हेल्प लेता हूँ, महेंद्र जी आप यहाँ पे एंटर मारेंगे तो आपको ये शो कर रहा है कि ये इनवॉइस नंबर और ये आपकी डेट है। ठीक है, चाहे ये एक्सपायरी का केस भी हो सकता है और ये सेल रिटर्न का भी हो सकता है। पर अगर आप इसको जीएसटी के अंदर ले जा रहे हैं और जब आप इसको यहाँ पे रिटर्न करेंगे, आप बैच नंबर कुछ भी लिख रहे हैं, उस बैच नंबर से कोई मतलब नहीं है जीएसटी को, पर अभी तक जो चेक है, राइट, पर बिल नंबर से है,
तो आपके पास ये आपको मालूम है कि चलो इसमें तो हिस्ट्री दिखा रहा है, या मैं प्रोडक्ट ही चेंज कर देता हूँ, मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट ले लेता हूँ जो मैंने इसको सेल ही ना किया हो। ठीक है, देखिए नीचे कोई हिस्ट्री नहीं आ रही है, दैट मीन्स मैंने ये प्रोडक्ट इस राम एडिशन को नहीं बेचा है। अब मेरे पास जो है, मुझे ये देखना है कि मुझे ये प्रोडक्ट मैंने किस किस बिल पे किसको किसको सेल किया था, क्योंकि यहाँ से मैं अपनी मर्जी से इनवॉइस नंबर नहीं डाल सकता कि भैया मैं यहाँ पर एक काम करो, आप एस टी ये लिख दो। इसका रीजन ये है क्योंकि जब आप जीएसटी रिपोर्ट अपलोड करेंगे और जितने भी आपके सीडीएनआर रिपोर्ट के अंदर आपने क्रेडिट नोट बनाए हैं, जब आप वो अपलोड करते हैं तो आपकी जो रिपोर्ट में बिल नंबर भी मेंशन होता है कि आपने उसको ये माल कब बेचा है। अगर वो बिल नंबर आपके पहले जीएसटीआर रिपोर्ट में अपलोड नहीं हुआ है ना, प्रीवियस टाइम में, तो वो आपसे उसका एडजस्टमेंट वो नहीं लेगा, मतलब उसको अपलोड नहीं करने देगा। अब आपके पास रास्ता बचता है कि अगर आप जीएसटी से पहले का हो तब वो ले सकता है, तब आप यहाँ पे कोई भी बिल नंबर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तब आप अपनी मर्जी से या जो आपका बिल नंबर गया हो आप उसका हिस्ट्री देख के कोई भी बिल नंबर मेंशन कर सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये जो एग्जाम ड्रॉप है वो आपने किस किस को सेल आउट किया था, जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर राम एडिशन को ही हो। ठीक है, तो वो चीज आपको यहाँ पे बिल नंबर मेंशन करना है, और बिल नंबर आप मेंशन करेंगे तो आप डेट भी डालेंगे। अगर ये जीएसटी से पहले की है तो उसको आप प्री जीएसटी यहाँ पे टिक आ जाएगा। अगर मैं इसको डाल दूं कि भैया मैंने आपको 1/4/17 में बेचा था, तो देखिए प्री जीएसटी अपने आप आ गया। तो इस केस में वो चेक नहीं करेगा। अदरवाइज आपको ये प्रोडक्ट का बिल नंबर या वो देखना पड़ेगा कि आपने पहले जो, मतलब इसका मतलब ये है कि जो इनवॉइस नंबर आप यहाँ पुट कर रहे हैं वो आपकी जीएसटी रिपोर्ट में, मतलब इससे पहले वाली रिपोर्टों में अपलोड होना चाहिए बिल नंबर। अब मेरी बात ये है कि अगर मैं कस्टमर हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने कहा महेंद्र जी ये प्रोडक्ट आप वापस ले लीजिए, ठीक है, और मेरे आपके रिलेशन अच्छे हैं, मैंने कहा सर ये मुझे याद नहीं है मैं आपसे कब लेके था, तो फिर ये आपको जज करना है, आपको चेक करना है कि मैंने ये प्रोडक्ट का कौन सा बिल नंबर मैं यहाँ पे डालूं ताकि मेरी रिपोर्ट सही चली जाए, मुझे जीएसटी में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मेन मुद्दा ये है। तो आपको जो ये प्रोडक्ट है इसकी सेल आपने किस किस बिल पे की थी वो आपको देखनी पड़ेगी। यहीं पर आप जो है प्रोडक्ट पे F8 दबा दीजिए। क्या दबाएंगे? F8। सेल डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये प्रोडक्ट आपने किस किस पार्टी को कब कब बेचा है। को स्टॉक में नहीं पता कि किस पार्टी का है बिल नंबर और क्या है, तो आपको वो बिल नंबर डालना है जो आपने पहले रेज किया हो। ठीक है, तो उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का पुराना हिस्ट्री देख लीजिए कि कौन कौन से बिल पे आपने किसी भी पार्टी को रेज किया हो। अब कई बार ये होता है कि नॉन सेलेबल टू सेलेबल भी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये एफएमसीजी में यूज होता है। मान लीजिए किसी के पास कोई प्रोडक्ट ब्रेकेज हो गया है ना, बॉर्नविटा के 10 डब्बे आपके ब्रेकेज हो गए और आपने सेलेबल से नॉन सेलेबल में ट्रांसफर कर दिया, जो लोग क्या करते हैं, भाई इसका ढक्कन उठाओ इसमें लगा दो, अगर वो सही है तो वापस उसको नॉन सेलेबल से सेलेबल में वापस ट्रांसफर कर सकते हैं, या गलती से ट्रांसफर हो गया हो, एक तो ऑप्शन ये है कि आप वो एंट्री जाके डिलीट कर सकते हैं, और अगर आप डिलीट की अथॉरिटी नहीं देना चाहते और आपने ब्रेकेज में ट्रांसफर कर दिए है तो उसको वापस जो है सेलेबल में ले सकते हैं। ठीक है, और वो नॉन सेलेबल में जितना स्टॉक होगा उतना ही आप ले पाएंगे। जैसे नॉन सेलेबल में मुझे दिखा रहा है कि 2 पीस है, इसमें से एक पीस मेरे को वापस लेना है, तो मैं वापस ले लेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है मेरा, अगर कंट्रोल आई करके एबीडी का आप स्टॉक देखेंगे तो वापस वो 31 हो गया है। और इस तरीके से मुझे शो कर रहा है कि मैंने 2 एक वापस ट्रांसफर किए थे और एक मेरे पास ब्रेकेज टू सेलेबल में आ गया है। ठीक है, अकाउंट में वाउचर एंट्री में ये है आपके वाउचर, तो इसमें जो है सेल का वाउचर सेल के अंदर मिलेगा, परचेज का यहाँ मिलेगा। इसके अलावा हमने एंट्री की थी इसके 2 और, सेल रिटर्न की, तो सेल रिटर्न जो है अकाउंटिंग में आपका क्रेडिट नोट आ गया, चाहे वो सेलेबल है या आपका नॉन सेलेबल है, दोनों आपकी क्रेडिट नोट ही है। और डेबिट नोट में आपका परचेज रिटर्न आएंगे, चाहे वो सेलेबल है या आपके नॉन सेलेबल है। अब
पास जो अभिजीत का क्वेश्चन था कि भाई कस्टमर को मैंने चालान पे माल दे दिया और वो मुझे क्रेडिट नोट वहां से इशू करता है, सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करेगा, तो मेरे यहाँ उसकी जो एंट्री होगी वो डेबिट नोट में होगी, है ना। जैसे सप्लायर अगर सेल बिल काटता तो मेरे यहाँ परचेज होता है ना, उसके यहाँ आउट हुआ तो मेरे यहाँ इन होगा, तो मेरे यहाँ स्टॉक इन होगा तो मेरे लिए वो परचेज है। इसी तरह अगर उसने अपने यहाँ से सेल रिटर्न काटा तो मेरे लिए यहाँ पे परचेज रिटर्न है, तो मैं उसका क्रेडिट नोट जो होगा इशू वो मेरा डेबिट नोट में यहाँ पे एंट्री होगी। तो अगर डेबिट नोट में हम एंट्री करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो हम सीधा अमाउंट की एंट्री करेंगे, यहाँ पर इन्वेंट्री से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है कि टैक्स आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर कि एसजीएसटी लग के आए या एजीएसटी लग के आए, और जो पार्टी ने हमें क्रेडिट नोट दिया उसका नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे कि उसने हमें ये सीए नंबर दे दिया और उसकी डेट आपकी क्या थी। ठीक है। और यहाँ पे आप जो है पार्टी को हमेशा लेंगे पहले, ये पहली सेल से हमारे पास आया है। ठीक। अब यहाँ पर आपको सिर्फ अमाउंट डालना है जो उसका इनवॉइस का अमाउंट है, जो क्रेडिट नोट का टोटल बिल अमाउंट जिसपे लिखा रहता है। तो सपोज वो वहाँ पर अमाउंट जो है वो 1400 का उसने मुझे दिया है, तो ये एंट्री आपने कर दिया। और क्रेडिट में आपके पास यहाँ पे जो है वो परचेज के अकाउंट होंगे। फिर आपको ये देखना पड़ेगा वाउचर में कि उसके परचेज आपका किस चीज पे लग के आया, वो कौन से टैक्स के अंदर उसने लगा के दिया है, 12% में दिया कि 18% में दिया कि 5% में दिया, पार्ट में भी दे सकता है। तो यहाँ पर आप इसमें से लेंगे, तो उसके अंदर अगर आपका जीएसटी रिपोर्ट में जाएगा तो आपको क्वांटिटी भी बतानी है कि उसके अंदर अगर वो मेंशन करता है तो, है ना। और यहाँ पे आप फिर से एसजीएसटी और एचएसएन भी दे रखा है, तो यहाँ पे आप एचएसएन भी ले सकते हैं। ठीक है। और चाहे तो रिटर्न बिल नंबर है, वो सब चीजें ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसका जो 1400 का सॉफ्टवेयर ने क्या करा कि रिवर्स कैलकुलेट कर लिया कि 12% टैक्स के अंदर, क्योंकि 1400 उसकी बिल वैल्यू थी, तो उसने रिवर्स कैलकुलेट करा कि आपकी 1250 जो है वो टैक्सेबल वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पर मान लीजिए 12% के अंदर उसने जो है वो 500 का ही दिया है, उसमें दूसरा टैक्स भी है, तो यहाँ पे आप टैक्सेबल उसका 500 लिख देंगे, तो सॉफ्टवेयर 500 के हिसाब से उसका टैक्स कैलकुलेट कर लिया। आप मेरा देखेंगे, आप नीचे वाउचर जो है आपका पूरा मैच नहीं हुआ, 1400 इधर है, तो मतलब उसमें दूसरा एंट्री दूसरे टैक्स का भी है, तो यहाँ पर आप फिर से क्रेडिट करेंगे और परचेज जो तो आपके दूसरा टैक्स का है 18% में मान लीजिए है, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरह से आपको, क्योंकि एचएसएन वाइज टैक्स होगा, हो सकता है वो दूसरे एचएसएन का स्टॉक उसने दिया, तो यहाँ पे 711 रुपये 86 पैसे आ गया। जो रेस्ट अमाउंट बचा था उसका टैक्सेबल अगर वो रिवर्स करता है, इसमें भी टैक्सेबल जो उसके बिल पे है वही आपको टाइप करना है, सॉफ्टवेयर आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है, तो मान लीजिए उसका 711 रुपये 50 पैसे ही था, 86 नहीं था, है ना, या 711 ही था। तो इस तरह से आप एंटर करेंगे, तो अगर आप देखेंगे अभी जो डिफरेंस है फिर भी आपका रह गया है, तो वो आपका राउंड ऑफ भी हो सकता है। तो इस तरह से आप जो है वो राउंड क्या उसमें अकाउंट में एंट्री ले जा सकते हैं राउंड ऑफ में। ठीक है। तो आपका जब डेबिट क्रेडिट मैच हो गया तो यहाँ पर आप अपना जो भी है नरेशन टाइप कर सकते हैं कि ये जो एंट्री है इस नंबर के अगेंस्ट है, तो ये वाउचर एंट्री आपकी इस तरह से होगी। ठीक। अब जो अभिजीत ने क्वेश्चन पूछा था कि जब हम यहाँ पे डेबिट नोट एंट्री कर रहे हैं, अगर हमें मालूम है कि ये हमें किस बिल के अगेंस्ट एडजस्ट उसने दिया है उसके, तो जब हम पार्टी को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए एक एडजस्टमेंट विंडो खुला था, राइट। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि एडजस्टमेंट में क्लिक करके फिर आप बताएंगे कि मेरा ये जो एंट्री थी जो मेरी आउटस्टैंडिंग में दिखा रहा है इसके अगेंस्ट मैंने इतना अमाउंट एडजस्ट कर दिया, और बैलेंस अमाउंट जो है वो मेरा जो नया डेबिट नोट है वो इतना रह गया। अगर उसका पेंडिंग था बिल ये जो मैंने पे नहीं किया था, तभी तो वो शो कर रहा है और तभी आप एडजस्ट कर पाएंगे। मैं जो अभिजीत को कह रहा था कि अगर हमारे पास परचेस आपने कर लिया, और क्योंकि कंपनियां पहले से ही चेक ले लेती हैं, अगर हमने पेमेंट कर दिया है तो मेरे पास कोई पेंडिंग बिल नहीं है,
या कंपनी ऐसा करती है कि मैंने अभी आपको एक क्रेडिट नोट इशू कर दिया कि भैया ये इतने अमाउंट का 1400 का क्रेडिट नोट है। जब उसके एक दिन बाद या सेम डे उसने दूसरा मुझे सेल बिल रेज किया, तो उसमें उसने उसको एडजस्ट कर दिया कि भैया यह नया बिल मैंने आपको जो दिया है वो इतने अमाउंट का है, और इसमें मैंने नीचे उसने एक वैल्यू दे दी कि क्रेडिट नोट एडजस्टेड 1400, और उसका उसने नंबर मेंशन कर दिया। तो ये आपको इनवॉइस में भी मिल सकता है। ठीक है, अगर आपको क्रेडिट नोट में एडजस्ट होके मिला है तो आपको मेंशन होगा कि हमने भाई पुराने इस बिल के अंदर ये एडजस्ट कर दिया, तो उसका एडजस्टमेंट आपको इतने से करना है, और रेस्ट आपको नीचे न्यू रेफरेंस में लेना है। ठीक है, और अगर नहीं है तो सिंपल न्यू रेफरेंस में सेव करना है, ताकि आगे इसमें क्या है, इन्वेंट्री में अब एक एंट्री और बची है आपकी, फिजिकल स्टॉक एंट्री। ये आपका क्या होता है कि मान लीजिए इस एंट्री से जैसे पता हुआ है स्टॉक एडजस्टमेंट लिखा हुआ है ना, कि मेरे पास स्टॉक जो है, मैं कंपनियां जो हैं या स्टॉकिस्ट हैं वो कुछ महीनों बाद या कुछ दिनों बाद अपना स्टॉक चेक करते हैं। ठीक है, काउंटिंग करते हैं फिर से स्टॉक की, तो स्टॉक चेकिंग, स्टॉक ऑडिटिंग बोलते हैं। तो अगर मैंने स्टॉक ऑडिट किया है और मुझे पता चला कि भाई जो कंप्यूटर में मेरा स्टॉक दिखा रहा है, सिस्टम में जो मेरा स्टॉक दिखा रहा है, और जो मैंने फिजिकल काउंट किया स्टॉक, वो मेरा मैच नहीं कर रहा। ठीक है, फिजिकल मैच नहीं कर रहा, तो मुझे उसको मैच करना है। तो नेचुरली मुझे कोई ऐसी एंट्री डालनी पड़ेगी। अगर मेरा स्टॉक कम हो गया है फिजिकल, तो मुझे सिस्टम में भी कम करना है, तो मैं एक माइनस की एंट्री डालूंगा। और अगर फिजिकल में मेरे पास इंक्रीज हो गया, तो मैं एक प्लस की एंट्री डालूंगा। तो वो एंट्री करने के लिए मुझे फिजिकल स्टॉक एडजस्टमेंट में यहाँ पे आना है। इसका इफेक्ट सिर्फ स्टॉक पे है, वाउचर से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हम स्टॉक प्लस या माइनस दोनों कर सकते हैं, कि जैसे मान लीजिए अगर हम कोई भी एंट्री यहाँ पर करते हैं, और मुझे देखिए, हाँ ये भी हो सकता है कि किसी जरूरी नहीं है कि स्टॉक आपका फिजिकल कम हो, बैच में भी प्लस माइनस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैंने एंट्री जो है 80 स्टॉक मुझे दिखा रहा है पर्टिकुलर इस बैच का, मैंने कहा कि इस बैच का मेरे पास 80 नहीं है, मेरे पास जो है 70 स्टॉक है, तो आपको क्वांटिटी कॉलम में ही चेंज कर देना है कि आपके पास फिजिकल एट द टाइम कितना है। 70 रखा, तो उसने एडजस्टमेंट अपने आप कर दिया, क्योंकि उसको मालूम है कि 80 मेरे पास स्टॉक था, 70 मैंने डाला, तो उसने माइनस की एंट्री कर दी, A to Z। इसी आइटम में ही अगर मैं दूसरा बैच सेलेक्ट करता हूँ, तो मैंने कहा यहाँ 99 नहीं है, मेरे पास जो है 104 है, तो मेरे पास उतनी वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये सिंपल एंट्री है, मतलब आप प्लस माइनस दोनों एंट्री जो है यहाँ पर एक साथ कर सकते हैं। अगर कोई नया बैच है तो आप इस तरह से नया भी क्रिएट कर सकते हैं, कि कोई आपको ऐसा स्टॉक मिल गया, तो यहाँ पर आपको स्टॉक, जब नया बैच क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको सारे प्राइस यहाँ पर फिर से फीड करने पड़ेंगे, कि मेरे प्राइस जो है वो क्या है। ठीक है, ABCD मतलब पर्ची रेट क्या है, कॉस्ट क्या है, और उसका रेट ए मतलब PTR क्या है। ठीक है, तो इस तरह से ये मैनुअल हमें डालना पड़ेगा। इसके मेरे पास 10 पीस हैं। तो जब आप ये एंट्री सेव कर देंगे, तो इतना स्टॉक का इफेक्ट जो एडजस्टमेंट का है वो मेरा आ गया है। ये स्टॉक मेरा इतने से इंक्रीज हो गया बैच, और ये माइनस हो गया, और ये वाला प्रोडक्ट में इतना स्टॉक मेरा इंक्रीज हो गया। तो इस रिपोर्ट को आप ऐसे प्रिंट भी कर सकते हैं कि कितना मेरा स्टॉक प्लस माइनस मैंने यहाँ पे किया। राइट, तो वेरिएंस आ गया और उसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो जो स्टॉक एडजस्टमेंट है, इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट भी है, वो भी मैं आपको बता दूं। अगर आप रिपोर्ट में जाएंगे, और अदर रिपोर्ट में यहाँ पर एडजस्टमेंट रिपोर्ट है, स्टॉक एडजस्टमेंट रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर एक डेट डाल के आप ये चेक कर सकते हैं कि मेरे पास क्या स्टॉक इस डेट को मैंने प्लस माइनस किया है। तो आपको यहाँ पर ये देखेंगे तो प्रोडक्ट की डिटेल आगे दे रहा है, बैच एक्सपायरी सब कुछ बता रहा है, और यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी सिस्टम क्वांटिटी 80 थी, और मैंने स्कैन किया, मतलब जो मैंने एंटर किया वो 70 किया, तो 10 स्टॉक मैंने माइनस किया है, और इसमें मैंने 5 पीस इंक्रीज किए हैं, 10 पीस इंक्रीज किए हैं। तो कॉस्ट सेट के हिसाब से उसकी वैल्यू जो है वो इतनी थी, तो मैंने इतनी वैल्यू का स्टॉक इंक्रीज किया है। अगर ये वैल्यू माइनस में हो तो इतनी वैल्यू का स्टॉक आपका कम हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप कोई भी डेट डाल के वो चेक कर सकते हैं, और किस यूजर ने की है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इन्वेंट्री पार्ट में ऑलमोस्ट मेरा खत्म हो चुका है।
ठीक, जिसमें इन और आउट की एंट्रियां सारी हमने इसमें कवर की है। सेल से स्टॉक मेरा आउट होगा, चालान से भी आउट होगा सेल के, सेल रिटर्न से मेरा स्टॉक प्लस होगा सेलेबल वाला, और चालान से भी सेलेबल वाला प्लस होगा, नॉन सेलेबल से नॉन सेलेबल प्लस होगा, परचेज से भी मेरा स्टॉक प्लस होगा, इन होगा, परचेज रिटर्न से मेरा स्टॉक माइनस होगा सेलेबल, और परचेज रिटर्न नॉन सेलेबल से मेरा नॉन सेलेबल स्टॉक माइनस होगा। और ये तो मैंने एंट्री बताई थी प्लस माइनस दोनों करने की। स्टॉक ट्रांसफर में सेलेबल से नॉन सेलेबल, मतलब सेलेबल कम होगा, नॉन सेलेबल इंक्रीज होगा, और नॉन सेलेबल टू सेलेबल, नॉन सेलेबल डिक्रीज होगा और सेलेबल आपका इंक्रीज होगा, राइट। गोडाउन ट्रांसफर है क्या, ये भी हम किसी दिन इसको कवर करेंगे, उसमें थोड़ा लंबा हो सकता है। तो ये स्टॉक और इन और आउट का हो गया। इसके अलावा रिप्लेसमेंट अभी आपको करना नहीं है, प्राइस डिफरेंस करना नहीं है, ये जीएसटी से पहले चलते थे, अभी ये इसका यूज नहीं है इतना। कल जो है स्टॉक रिपोर्ट पे थोड़ा सा समझा देंगे आपको, और ओपनिंग स्टॉक कैसे डालना है, और गोडाउन ट्रांसफर। तो हमारा इन्वेंट्री वाला मॉड्यूल हम खत्म करेंगे कल।